दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का यह आपका 5वां अध्याय है, शिल्प एवं उद्योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं क्लास 8 का। हम जो है चैप्टर भी करा रहे हैं, एमसीक्यू भी करवा रहे हैं आपको। और हमने आपको कहा है कि 2 से 3 दिन में हम पूरा समाप्त कर देंगे आपको हिस्ट्री। और आपका इधर सब कुछ चल रहा है। हम इधर आपका 7 का भी हिस्ट्री का एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ आपका साइंस का एमसीक्यू और पॉलिटी का भी एमसीक्यू हम चला रहे हैं। अब पॉलिटी का जो है नहीं चला रहा है, लेकिन अब चलने वाला है। पॉलिटी का भी अब एमसीक्यू आपको मिल जाएगा और 2-3 दिन में हम यहाँ आपको क्लास 8 ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एमसीक्यू के साथ जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लास 8 ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। शिल्प एवं उद्योग के बारे में थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। लिखा गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। मुगलों के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट मुगल वाला। अगला है कि विशेषकर ढाके की मलमल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ढाके की मलमल और बंगाल एवं लखनऊ की छीट। कहाँ की? बंगाल और लखनऊ की छीट। अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारे वाले कपड़े तथा कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। इसके बदले सोने एवं चांदी का आयात होता था। अंग्रेज तो सोना चांदी आता था, देता था, और यहाँ से अंग्रेज हो या कोई भी विदेशी आता था, सोना चांदी देता था। और ये सब मलमल और रेशमी किनारे वाले कपड़े ये सब ले जाता था यहाँ से। उपभोग की बहुत ही कम वस्तुएं आयात की जाती थी, जैसे कि ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, कागज, ये सब। एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि आयात किया जाता था। देखिए, निर्यात क्या किया जाता था और आयात क्या किया जाता था। तो निर्यात होता था क्या क्या? ढाके का। यहाँ पर याद रखिएगा, हम एक बार पुनः आपको कह रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। मुगल के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था। याद रखिएगा आप कौन कौन। विशेषकर ढाका, जो कि अभी बांग्लादेश में की राजधानी है, जानते हैं आप। ढाका की मलमल, बंगाल और लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोती एवं दुपट्टा और नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारे वाले कपड़े और अन्य जो है सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था बड़ा मात्रा में। और इसके बदले सोना चांदी यहाँ पर आता था आयात के रूप में। आयात मतलब लिया जाता था, मतलब खरीदा जाता था। क्या चीज़? सोना चांदी आयात के रूप में। और यहाँ पर उपभोग की बहुत, इसके ये जो काल हैं ये मुगल वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि सोना चांदी देता था अंग्रेज और यहाँ से कपड़े मसाले ये सब ले जाता था। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। और उसके बाद क्या है कि उपभोग की बहुत कुछ जो वस्तुएं जो थी वो आयात की जाती थी, जैसे कि मतलब खरीदा जाता था, जैसे कि ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा, कागज। एशिया के जो हैं देशों में चीन से चाय। कहाँ से? चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले और इत्र और अरब से कहवा, खजूर और शहद का आयात किया जाता था। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक। अगला है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों की दक्षता का कोई जोड़ नहीं था।
उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र क्या कहाँ थे? बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत के भरूच और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर, आगरा, कर्नाटक में बंगलौर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरै तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम जो था वो प्रमुख केंद्र था किसके लिए? कपड़ा के लिए। ये इतना जो है आपको याद रखना है, कपड़ा के लिए ये सब सारे केंद्र थे। इन उद्योग की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए और आपको पता है, और यही उद्योग के कारण सभी ये सारे जो हैं ये औद्योगिक केंद्र नगर बन गया, जिसके विषय में आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। आगे है कि भारत की शिल्पकला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप के कई व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के लिए यहाँ आने लगी। अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले पुर्तगाल आया था ना, कालीकट में अपनी कोठियाँ स्थापित की थी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी जिसने क्या की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। कब किया था? 1600 ईस्वी में, ये तो आपको याद होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उनके बदले कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेश में बेचती थी। और इस तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारत में तैयार मालों का खरीदार था। परंतु भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था, यही समृद्ध था। आगे यहाँ पर देखेंगे कि आगे है कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ। कहाँ से? 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली का व्यापार कहाँ से? 16वीं शताब्दी में कालीकट से शुरू होता है। इसीलिए उन्होंने सूती कपड़ों को केलिको नाम दिया। क्या नाम दिया? कालीकट से शुरू हुआ तो इसका नाम क्या पड़ गया? सूती कपड़े का केलिको नाम दिया। और इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था। कहाँ देखा था ये बारीक सूती कपड़े? तो सर्वप्रथम जो है ये व्यापारी सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया। जो भी बारीक होता था वो तो देखा था कहाँ पे? मोसल नामक शहर में। कहाँ? अरब के व्यापारियों के साथ। इसीलिए जो है इस सूती कपड़े का नाम क्या दे दिया? मसलिन नाम दिया। और कालीकट में आया सबसे पहले पुर्तगाली, इसीलिए क्या नाम सूती कपड़े का पड़ गया? केलिको पड़ गया। और यह बारीक कपड़ा इसी तरह जो है बारीक सूती कपड़ा जो है यूरोप के लोग ने सर्वप्रथम व्यापार की जो अरब के व्यापारी थे उसके पास देखा और वह शहर था मोसल, वहाँ पर देखा और इसकी वजह से इसका नाम जो पड़ जाता है वो मसलिन पड़ जाता है। ठीक है। और इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के इस कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। समझ गए? कैसा कपड़ा था? तो 20 गज लंबा, 1 गज चौड़ा बढ़िया अगर मलमल का कपड़ा होगा, टुकड़ा होगा तो एक अंगूठी के जो है एक अंगूठी में से निकाला उसको जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीने का समय लगता था। ये 20 गज वाले ये मलमल के कपड़े को बनाने में कितना समय? 6 महीने का समय लगता था। अंगूठी से निकल रहा था भाई, एक अंगूठी से। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। आपने देखा वस्तु जो कैलिको अधिनियम, कैलिको किसको कहा? जो भारतीय सूती वस्त्र था उसको कालीकट पहुंचा था पुर्तगाल, इसीलिए इसका नाम कैलिको पड़ गया। तो ये कैलिको अधिनियम बनाता है सूती वस्त्र के लिए, कैलिको अधिनियम बनाता है, कानून बनाता है 1720 में। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। क्या हुआ कि इसके जो है अनुसार इंग्लैंड में भारत के जो बने हुए कपड़े हैं छापेदार और जो छीट वाले कपड़े, उसका सूती कपड़ा उसको बंद कर दिया गया, पाबंदी लगा दिया गया और उनमें उनके आयात को इंग्लैंड में रोक लगा दिया, मतलब अब खरीद कर नहीं लाया जा सकता है। ये जो है इंग्लैंड में रोक लगा दी गई। इसी समय वहाँ तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस की गई।
अब तकनीक कुछ चाहिए, रोक लगा रहे तो कुछ तो करो। तो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत क्रांति ला दी, और जिसके विषय में आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से कपड़ा उद्योग शुरू होता है और यहाँ के जो व्यापारी हैं मारे मारे फिरते हैं। तो इस क्रांति औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ, तो इस क्रांति के मशीनीकरण इसको कहते हैं। मशीनीकरण, मशीन से जो पहले हथकरघा का उपयोग होता था मशीन से हो रहा था, अब जो है 8 घंटे का काम जो है 4 घंटे में हो रहा है मशीन से। जो मनुष्य करता था वो मशीन जो है तुरंत कर रहा है। ये सब शुरू होता है और इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हो सका। जब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा, मैनचेस्टर एवं जो है लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। कहाँ? मैनचेस्टर और लंकाशायर जो है बड़े उद्योग बन गया। कहा जाता है ना ये किसका मैनचेस्टर है, कपड़े का मैनचेस्टर, औद्योगिकरण का मैनचेस्टर, ये इसी के नाम से आता है कि इसको मैनचेस्टर कहा जाता है। आप बेंगलोर को देखिए, मैनचेस्टर कहा जाता है किसका? प्रौद्योगिकी का। और यहाँ पर देखेंगे जो अहमदाबाद है, मैनचेस्टर कहा जाता है कपड़ों का। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए, केवीएस के एग्जाम में इस बार पूछा था जो कपड़े का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। चलिए आगे चलेंगे। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, पटोला वाले, जिसका विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइन बनाई जाती थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों को यूरोप में बड़े बड़े घर के लोगों तथा राजवाड़े परिवार के लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता था। समझ गए? और इसीलिए महंगे होने के बावजूद भी इनकी कपड़े की मांग जो थी विदेशों में अधिक थी। अब अगला है कि जामदानी बुनाई वाले कपड़े महंगे क्यों होते थे? क्योंकि इसका जो है यहाँ पर हमने देखा कि ये महंगे, इसमें सोने के धागे इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए महंगे होते थे। और इनका उपयोग जो है बड़े राजवाड़े ही क्यों? क्योंकि उनके पास ही तो रुपया होगा भाई। जिनके पास रुपया वही तो बड़ा सामान खरीदेगा। अगर आपके पास 1000 रुपया है और चले जाइए मॉल और कहिए ब्लैकबेरी का टी शर्ट दीजिए तो 2500 रुपया होगा, तो लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। वही आएगा 10,000 रुपये वाला, कहेगा हमको दीजिए इतना महंगा, तो उसको तुरंत देगा और तुरंत लेगा। ये तो आप समझ गए ना। और मांग भी बढ़ता है, इसके कारण जो फैशन डिजाइन आप तो जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे कि भारतीय उत्पाद की बढ़ती मांगों को देखकर 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त कर व्यापार की नीति अपनाई गई। अब टैक्स नहीं लगेगा। मुक्त कर व्यापार की नीति 1813 में अपनाई गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे है कि अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। अभी तक जो है 1600 ईस्वी में मिला और 1813 तक तो जो था किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत के साथ व्यापार करेगा। और मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। अब कोई भी इंग्लैंड का जो उद्योगपति है वो आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था? तो व्यापारियों का संघ था। और यहाँ पर जो होते थे व्यापारी के संघ, इसमें जो ज्वाइंट होते थे वही कर सकता था, जो ज्वाइंट नहीं था वो नहीं कर। अब हुआ क्या? मुक्त व्यापार नीति आ गया। अब कोई भी अंग्रेज का उद्योगपति होगा वो भारत में आएगा, स्वतंत्र रूप से जो है प्रवेश करता था और व्यापार करता था। तो ये जो है नीति, कौन सी नीति? मुक्त व्यापार की नीति 1813, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे। इस नीति का सबसे, ये देख रहे हैं ये क्या है? पटोला बुनाई। ये पटोला बुनाई का है और ये जामदानी। कितना मेहनत किया गया है, देख सकते हैं एक एक जो है धागे को किस प्रकार से पिरोया गया है। तो पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ जब ये नीति शुरू हुआ कि कर नहीं लेंगे हम, मुक्त व्यापार शुरू हो गया, मुक्त व्यापार नीति, तो सबसे पहला जो है प्रहार भारत पर ही शुरू होता है। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला शुरू हो गया।
अब भेदभाव शुरू हो जाता है कि इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय जो निर्माता था उनमें जो है आयात निर्यात करने में भेदभाव शुरू हो गया और अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानूनों को बनाया जाए जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। मतलब कच्चा माल यहाँ लेंगे, तैयार करेंगे, तुमको ही बेच देंगे, सस्ता में लेंगे, महंगा में बेचेंगे। समझ गए? मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोजने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़े की खपत हो सके। अतः इंग्लैंड के व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत में बेचने के लिए आने लगे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नति कर चुका था, जिससे भारत में में भी सस्ते दामों के कारण मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा नीति थी। मुक्त व्यापार की नीति क्या हो गया? एक तरफा नीति हो गया। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगाया लगता था। मतलब भारत से अगर इंग्लैंड गया सामान तो वहाँ आयात कर लगेगा, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। यहाँ से वहाँ जाएगा तो आयात कर देना पड़ेगा, यहाँ आएगा तो कोई कर नहीं। इसी को एक तरफा नीति भी कहते हैं। ये जो मुक्त व्यापार नीति था ये एक तरफा नीति था। समझ गए? ये एक तरफा नीति था। हमको तुम टैक्स लोगे, हम जाएंगे तो तुम आओगे तो हम तुमको टैक्स नहीं लेंगे, ऐसे था। तो इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर जो टैक्स जैसे नहीं लगेगा तो सस्ता होगा ही सामान, तो सस्ता दामों पर यहाँ उपलब्ध हो जाते थे। यहाँ पर देखेंगे कि मुक्त व्यापार नीति क्या है। तो इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। मतलब भारतीय व्यापार का जो है कंपनी का जो एकाधिकार था वो अब समाप्त हो जाता है। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। यही मुक्त व्यापार नीति है। समझ गए? आगे चलिए। अब देखिए उसको तो टैक्स नहीं लग रहा है तो दाम सस्ता हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है? तो परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत काटने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। अब जो है आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ये एक वस्त्र कारखाना इंग्लैंड का है जहाँ पर कपड़े बनते थे। यहाँ पर देख सकते हैं नाव है लगा हुआ और यहाँ से क्या बना, यहाँ लदाया और चल दिया भारत की ओर। समझ गए? देखिए अब आगे हम देख रहे हैं कि यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई। यहाँ पर वस्तु में वृद्धि हो जाता है इंग्लैंड को निर्यात किया जाने वाला वस्तु, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। सिर्फ कच्चा माल यहाँ से जा रहा था। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वह उन चीज़ों का निर्यात करें जिनकी अंग्रेजी उद्योगों की आवश्यकता है। अब उसी को निर्यात आप करिए जिसको अंग्रेज चाहता है, जिसकी उसको आवश्यकता है। ये हमने पहले भी पढ़ा, जैसे कि यहाँ पर अंग्रेज कपास, नील, सोरा, अफीम, जूट ये सब कच्चे माल के रूप में उत्पादन को प्रोत्साहित करता था, देने लगा था। ये समझिए। और वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। अब गेहूँ मक्का नहीं उपजाओ तो अफीम जूट उपजाओ, नील उपजाओ, यही जो है बाध्य करता था। आगे है कि इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ की भारत जो है अगर यहाँ से अगर निर्यात होगा तो यहाँ पर अकाल पड़ेगा और यही हुआ। और यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। भारत में 1770 में जब अकाल पड़ा तो यहाँ पर जानते हैं ना क्या से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए। और जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है, तो आप कोरोना में देखते होंगे, कोरोना में तो पता होगा। और यहाँ पर अनाज खाने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्यात किया जाना जरूरी है। दूसरी तरफ देखेंगे कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाने से भी कच्चा माल के लिए अधिक भूमि उपयोग कर रहा था। भूमि उपयोग किए जाने से देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह उनके उद्योग को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित किया जाए। अपना काम बनता बाहर में जाए, समझ लीजिए। चलिए आगे चलिए। ये मतलब विकसित मतलब यहाँ का जो
उद्योग है उसको समाप्त करना चाह रहा था, करके अपना उद्योग यहाँ पर विकसित किया जाए। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग का धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू हो गया। मतलब रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब हस्तशिल्प की वस्तुएं की कीमतें बढ़ गई और मशीन निर्मित चीज़ें थी बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन से पहले कृषि, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने इस संतुलन को क्या किया, नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गांव में लौटने लगे। जो शिल्प और बेचारा जो वहां पर काम कर रहा था, अब धंधा नहीं होगा तो क्या होगा, मंदा होगा। अब मंदा होगा तो चलो घर की ओर चले, ये तो आप जानते ही हैं ना। तो ये छोड़कर गांव की ओर लौटने लगे और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह इंग्लैंड में मशीनों के आविष्कार एवं इंग्लैंड में क्या होता है, मशीनों का आविष्कार हो जाता है एवं अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने भारत में औद्योगिकीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई। कोई जो है, मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर व्यापार जो हो इतना फला फूला और इसको एक झटके में जो है आपने गंवा दिया। आप जो है इस तरह इंग्लैंड में मशीन का यहाँ पर आविष्कार होता है और अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियाँ ने क्या कर दिया, भारत में औद्योगिकीकरण की स्थिति पैदा कर दी। और आगे है कि कृषि का दबाव बहुत अधिक जो है बढ़ गया, जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न होने लगी। आपको पता है ना, जब आप शहर से छोड़कर गांव कर आ रहे हैं तो कृषि कर रहे हैं और कृषि करने के लिए बाध्य हो रहे हैं तो पूरेगा तब न कृषि। किसी के पास 10 कट्ठा 20 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा ऐसे है, पूर नहीं रहा है। अपने खाने में कुछ ऐसी आपको मतलब ये समझना है कि अपने खाने पूर नहीं रहे हैं तो उसको कर कैसे देंगे, लेकिन कर तो देना पड़ेगा। इतना सारा मतलब ये कहानी जो चल रही है, आपको रैयत बाड़ी महाबाड़ी में देखे ना कि कुछ भी हो जाए किसान से कर लेगा ही, किसान मरे कुछ भी करे लेकिन किसान से कर तो लेगा। और किसान का सिंचाई हो नहीं हो, क्या व्यवस्था नहीं व्यवस्था कैसे करेगा, उसको कोई मतलब नहीं था। ये सारी व्यवस्था हुई थी। आगे चलिए, हमने इसके बारे में पढ़ा, यही दिया गया है। उद्योग में लगे हुए भारतीय कारीगर उद्योग को छोड़कर कृषि की तरफ क्यों लौट गए? इसलिए लौटे क्योंकि तो अब औद्योगिकीकरण हो गया, सस्ता दाम में कपड़ा मिलने लगा। अब ये जो कुटीर उद्योग था ये महंगा हो गया, लोग खरीदना नहीं चाह रहे थे। आम जनता के लिए तो भारी हो गया ना, ये भारी हो गया अब खरीदना, मतलब कि महंगा हो गया तो वो नहीं ले रहे थे, तो ये अपने जो है गांव की ओर लौटे। चलिए आगे चलिएगा कि यहाँ पर देखिए औद्योगिकीकरण किसको कहते हैं? जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी आजीविका मतलब जीविका का आधार बना ले, मतलब कि अब कोई उद्योग नहीं है, कोई जो है आधार नहीं है, जैसे शिल्प एवं उद्योग कोई काम धंधा नहीं बचा है। अब काम धंधा एक ही मात्र है, वो खेती है, जीविका का आधार है, औद्योगिक का कोई काम धंधा नहीं है। तो ये जो है औद्योगिकीकरण कहलाया। मतलब ऐसे समझिएगा, इन्हें नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये समझ गए। चलिए अब जो है आगे यहाँ पर चलेंगे कि इंग्लैंड में जहाँ हथकरघा उद्योग के विनाश का स्थान नए मशीनी उद्योगों ने ले लिया, वहाँ भारत के दस्तकारों एवं बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योगों ने नहीं लिया। वहाँ तो ले लिया लेकिन यहाँ पर नहीं लिया। दस्तकार और बुनकर का जो विनाश हो रहा है, यहाँ पर कोई उद्योग नहीं आ रहा है सामने, वहाँ पर मशीन आ गया, यहाँ पर नहीं है। इसका प्रमुख कारण था भारत में पूंजी की कमी, रुपया नहीं था।
तकनीक की शिक्षा की कमी, ज्ञान नहीं था। वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते थे, अभी जैसे अंबानी, अडानी ये सब औद्योगिक विकास का भावना रखता है, तो उस प्रकार पहले नहीं था, इसका अभाव था। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार कर की नीति, मतलब यहाँ पर देखेंगे वैसे भारतीयों की जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हो तथा अंग्रेजों की मुक्त कर व्यापार की नीति जो थी उसको देखना, मतलब कि यहाँ से माल अगर अंग्रेजी देश में जाएगा तो आयात का शुल्क लगेगा, लेकिन यहाँ पर उसको शुल्क नहीं लग रहा था। ये मुक्त कर व्यापार की नीति थी, जो भी आकर यहाँ पर कर सकता था व्यापार। अब कोई भी कर सकता है व्यापार। यहाँ पर बहुत सारी कमी भी थी, पूंजी की कमी, शिक्षा की कमी, ये सब था। और इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ जो है भारतीय मशीनी उद्योग की स्थापना की तरफ आकर्षित हुआ, उद्योग की स्थापना की तरफ आकर्षित हुआ। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना की, क्योंकि इसके कारखाने जो हैं खोलने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। उसके बाद जूट एवं कोयला कारखाने जो है खोले गए, उद्योग इसकी लगाए गए, धंधे शुरू हो गए, स्थापना की गई। सन 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना जो है कावसजी नानाजी दाभाड़ नामक एक पारसी व्यापारी नामक ने स्थापित किया। याद रखिएगा, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है कब लागू, मतलब कब खोला गया, तो कब तो और कहाँ खोला गया, तो 1854 में मुंबई में खोला गया। और कौन खोलने वाले थे, तो कावसजी नानाजी दाभाड़ नामक एक पारसी व्यापारी था। नाम ऐसे याद रखिएगा कि कावसजी नानाजी दाभाड़ जो हैं ये मुंबई के हैं, पारसी व्यापारी थे और मुंबई में ये खोले थे, पारसी व्यापारी थे और यह 1854 में खुला। आगे चलेंगे, सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी। याद रखिएगा, याद यहाँ पर रखना है कि 26 साल में यहाँ पर 26 साल में 56 सूती कपड़ा लग गया, मतलब 54 से शुरू होता है 80 तक में 56 सूती कपड़ा लगा। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से लाई जाती थी। भारत में कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया। अब यहाँ पर कपड़ा उद्योग प्रगति हो रहा है तो चिंता में तो पड़ेगा, व्यापारी है ना, व्यापारी एक व्यापार दूसरे व्यापार को आगे बढ़ने देता नहीं है, चाहता है कब से कब इसको समाप्त करें। फिर भी भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड में आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगा बिके। समझ गए कि यहाँ से जो भारत में कपड़ा बन रहा है यहाँ से आएगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर लगाइएगा तब यहाँ पर महंगा बिकेगा, नहीं तो क्या होगा, घाटा लगेगा। तो लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई जिससे भारतीय औद्योगिकीकरण का जो है विकास धीमा हो गया। यह मुंबई स्थित देख रहे हैं सूती कपड़ा मिल है, ये महल जैसा लग रहा है। आगे है कि सन 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। आपसे पूछता भी है कि पहली मिल जूट स्थापित कब किया गया, तो 1855 में कहाँ पर, तो रिसरा में, बंगाल में। और इसी तहत जो है 1906 में कोयला जो है खान की शुरुआत भी की गई और यहाँ पर जो है कोयले खान की शुरुआत होती है 1906 में। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था। हमने जमशेदजी टाटा के बारे में पढ़ा है कि सन 1907 ईस्वी में, ये देख रहे हैं टाटा जो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कारखाना, ये क्या था, कंपनी, स्टील कंपनी, इसको टिस्को कहते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के नाम से जाना जाता है और यह जो फुल फॉर्म है। और 1907 में जमशेदजी टाटा ने तात्कालिक बिहार जो कि झारखंड है वहाँ पर साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। और यहाँ जो है यही स्थान आज किस नाम से जाना जाता है, साक्षी को आप आज जानते हैं जमशेदपुर के नाम से। साक्षी को किस नाम से आप जान रहे हैं अब, जमशेदपुर। क्यों, क्योंकि जमशेद जी ने यहाँ पर कारखाना लगाया
और यहाँ पर जो है कारखाने का क्या नाम है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना इन्होंने यहाँ पर कर दी और यही आज जमशेदपुर नाम से जाना जाता है और यहाँ स्टील का उत्पादन होने लगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से है कि अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, तो मुक्त कर व्यापार नीति अपनाया। मुक्त कर व्यापार नीति अपनाया क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा और भारत में कपड़ा क्या होगा, सस्ता बिकेगा। और भारत को क्या किया, तो इसमें नहीं लाया। वहाँ पर जाता है कपड़ा भारत का तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, आयात कर लगता था। यहाँ पर तो कुछ नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर जो है ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये भी किया और मशीनीकरण हुआ। और भारतीय उद्योग में देखेंगे तो ये सारे सुविधाएं नहीं थी। भारत में स्टील के उत्पादन में भारतीयों को क्या लाभ मिला, तो यहाँ पर स्टील का जब उत्पादन शुरू हुआ तो क्या हुआ, आपको जब स्टील शुरू होता है, जब टाटा जो है शुरू करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं ऐसे वस्तुएं बनाए जाने लगे जो मजबूत होते थे और काम के जो हैं, जैसे कि लोहा, स्टील और बहुत सारे जो हैं इसके सामान बनते हैं। तो इससे मजबूती कुछ आई और काम जो है, धंधे जो हैं क्या हुए, आगे की ओर जो है थोड़ा आगे बढ़ा। ठीक है, आगे चलिए ये तो आप समझ गए। मतलब कि जब स्टील बनने यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो सस्ता होगा ही ना, सस्ता भी हुआ, लोगों को फायदा भी कुछ हुआ। बहुत सारे जो है इसे बनते भी थे सामान, जो लौह उद्योग शुरू हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। यहाँ नमक, अबरक और सोने जैसे खनिज उद्योगों की स्थापना हुई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावा नील, चाय और कॉफ़ी जैसे वागन उद्योग का भी विकास हुआ, जिसके विषय में हमने पहले भी पढ़ा है। और इन उद्योगों में विदेश पूंजी का निवेश ज़्यादा था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए और भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगातार जो है लगाकर उद्योग प्रोत्साहन देता था, जो करो लो, पूंजी लो, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। पूंजी देगा तो वर्चस्व तो बनेगा ही। यही बात है कि अंग्रेजों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता था, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज जो है देना पड़ता था। इस तरह जो है भारत में औद्योगिक विकास का क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक ये ही चलता रहा, लेकिन उसका तेजी से विकास सन 1914 के बाद में हो सका। 1945 तक इंग्लैंड को 2 विश्व युद्धों एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध सामग्री या अस्त्र शस्त्र निर्माण में लगा रहा तथा मालवाहक जहाज़ों को युद्ध सामग्री ढोने के काम में लगा दिया गया। फलतः क्या हुआ, परिणामतः इससे इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी और जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई और उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भारत में निर्यात वस्त्रों की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई और इन 2 विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिला और विशेषकर ये कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। आगे है कि इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हो गया और परिणाम स्वरूप समाज में 2 नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। एक हुए आधुनिक पूंजीपति और एक हुए आधुनिक मजदूर वर्ग। कौन हुए? अब आधुनिक मजदूर बन गया और एक आधुनिक पूंजीपति बन गया जिसके पास रुपया है। देखिए, आधुनिक पूंजीपति वर्ग हुए थे जो भारतीय उद्योग में अपनी पूंजी निवेश करते थे। सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया और यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत को औद्योगिक विकास किया।
यहाँ पर याद रखना है कि पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों की से सूती खरीदा। इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत का औद्योगिक विकास इन्होंने किया। आगे है कि 1920 के दशक में ही जीडी बिरला साहब, जीडी बिरला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। कौन? तो जीडी बिरला साहब 1920 में एक उद्योगपति का संघ बनना चाहिए और इस उद्देश्य से 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा और कब की गई, मतलब किसके द्वारा भी पूछा जाता है, कब की भी गई है पूछा जाता है। तो ये शुरू करते हैं बिरला साहब जो भारतीय उद्योगपति हैं, 1920 में चाहते थे और इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI की स्थापना की गई और यह पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। आज भी आपको ये मिलता है। आगे है कि शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन अब कैसा था। तो सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग क्या था? कपड़ा उद्योग। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, जिससे जो है सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा कोयला। पहला कपड़ा, दूसरा जूट, तीसरा कोयला था। तो यहाँ पर है कि मशीनीकरण शुरू होता है। मशीन उद्योग के शुरू होने से पूर्व भारत में किस तरह के उद्योग था और मशीन उद्योग की आवश्यकता भारतीयों को क्यों पड़ी। अब देखिए, मशीन उद्योग से पहले भारत में कुटीर उद्योग था, हस्तशिल्प उद्योग था। अब जब यहाँ पर इंग्लैंड आया, मशीनीकरण हो गया, रेलवे का विकास हो गया, तो विकास की राह तो खोल दिया। अब विकास की डगर पर आगे चलना है तो मशीनीकरण तो लाना होगा ना, आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अगर आपको पैदल चले और साइकिल आपको दे दिया जाए तो किस पर चलिएगा? साइकिल पर चलिएगा ना। अब जिस धार में जा रहा है सब उसी धार में आप जाइएगा, तभी तो आगे चलिएगा। और यह काम जो है वे नहीं करते तो अंग्रेज क्या करते? अंग्रेज लोग यहाँ भी छा जाते, यहाँ भी मतलब वर्चस्व पूरा पर इनका जो है आपको देखने को मिलता। यही हुआ। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत में सूती कपड़ा उद्योग मुख्य केंद्र कहाँ था? मुंबई था। बम्बई। जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र था बंगाल। सूती कपड़े का कहाँ? मुंबई। और जूट चाय का कहाँ? बंगाल। और यहाँ श्रमिक की संख्या भारत में सबसे अधिक थी। यहाँ पर श्रमिक जो था भारत में सबसे अधिक था। उनके रहने की, कार्य करने की परिस्थितियाँ बहुत शोचनीय था। एक दिन में 14 से 15 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करते थे। कितना? 15-16 से लेकर 18 घंटा तक। और यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड जहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर काम के घंटा कम करो, 8 घंटा करो, चल रहा था आंदोलन। और यहाँ पर तो बेचारा अभी भी करता, अभी भी 12-12, 16-16 घंटा काम होते हैं। गुजरात के फैक्ट्री में अभी भी जो है 12 घंटा का ड्यूटी चलता है। तो उनके रहने यहाँ पर हो गया, ये समझ गए। तो अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, छुट्टी नहीं था। उनके रहने की जगह भी नहीं होती थी। वे कारखानों के बगल में ही स्थित छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहाँ सफाई एवं पानी की कोई सुविधा नहीं होती थी। ये देख सकते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए व्यक्ति, जो गंदे पानी जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये कोयला खदान में करता हुआ श्रमिक और मजदूरों का ये आवास है। आगे चलेंगे कि मजदूरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं होता था। अगर मशीन खराब हो जाए या माल कम तैयार हो तो इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मालिक उनके वेतन से कटौती कर लेता था। इतना ही नहीं, मजदूर की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना तो दूर, उस दिन काम पर नहीं आने के कारण उनके वेतन की कटौती कर ली जाती थी। अगला पॉइंट है कि कोयला खदानों के मजदूरों की दशा तो और दयनीय थी। झरिया और गिरिडीह के कोयला खानों के श्रमिकों के काम के घंटे 6 बजे से लेकर 6 बजे तक थी, मतलब 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक थी। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। वहाँ प्रायः दुर्घटना हुआ करती थी।
यद्यपि सन 1923 के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी, लेकिन मुआवजे की राशि के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। मुआवजा अभी भी लेना है तो बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष देखेंगे तो बच्चे जो भी होते थे गर्मी में 14 घंटा एवं जाड़े में 12 घंटा काम करते थे। गर्मी में 14 और जाड़े में 12 घंटा। एक तरफ देखेंगे काम का बोझ था तो दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों के पास संगठन बनाने एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन इससे पहले नौकरी चले जाने का भय भी रहता था। सन 1880 में बिजली के बल्ब के लग जाने से काम के घंटे और वृद्धि होने लगी। मतलब बिजली के बल्ब अगर लग गया तो काम के घंटे भी बढ़े और यहाँ पर काम के घंटे क्या हो गए, बढ़ गए। लग जाने से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। अतः मजदूरों ने अब उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह पर विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी प्रमुख प्रारंभिक मांगें थीं काम के घंटे में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। भारतीय उद्योगपतियों को उनकी मांगें उचित नहीं लगी, क्योंकि काम के घंटे कम होने से उत्पादन में कमी हो जाएगी और मालिकों का खर्च जो है बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। ये सभी कारण थे जो काम के जो घंटे हैं वो कम करना नहीं चाहते थे। ये देख सकते हैं श्रमिकों का जीवन किस प्रकार से है। दुबला पतला व्यक्ति है, बेचारे को सर दर्द है, यहाँ पर पत्नी है, पैर हाथ दाब रही है, बेचारे भाई हैं, भाई जो भी हैं। चलिए आगे है कि उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अब अंग्रेजी सरकार ने 1881 एवं उसके बाद के समय में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिसने स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई। फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही और आवश्यक सुविधा प्राप्त करने के लिए मजदूरों ने जो है हड़ताल करना आरंभ कर दिया। 1920 तक देश भर में कई हड़तालें होती हैं और इससे क्या होता है कि इससे पूरे देश में मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर 1920 में मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC नामक संगठन बनाया। ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है 1920 में बनता है। याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने की ये वाली संस्था बनी। आगे चलकर यहाँ जो है मजदूर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में सहायक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून, मतलब न्यूनतम जितना होना चाहिए उतना जो है कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित कर दिया। मजदूर जो थे उनके दरों को निश्चित किया तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रही। आगे है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिल्प एवं उद्योग के विकास के लिए भी सतत प्रयत्नशील है एवं एक औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कारगर कदम उठाए गए। आपका ये समाप्त होता है वीडियो और जो है यहाँ पर क्वेश्चन कुछ है उसको कर लेते हैं। देखिए 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? तो वस्त्र उद्योग। क्या था? 18वीं शताब्दी में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। अब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? तो 1920 में होती है। और नहीं 1920 में सोचा जाता है कि चैम्बर का हम स्थापना करें बिरला जी के द्वारा, और स्थापना कब होता है? तो 27 में होता है, 27 में जो है ये स्थापना होती है। समझ गए। अगला है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जूट उद्योग पूछ रहा है ना आपको, हम बोले थे कपड़ा बोलिएगा, कपड़ा का कहाँ है? मुंबई में है। वस्त्र उद्योग का
कम और जूट का था बंगाल की तरफ। तो देखिएगा बंगाल है यहाँ पे, हाँ है, तो ये बंगाल की तरफ इसका था। तो समझ गए। अगला कि सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए। तो उद्देश्य यही था कि मजदूरों की स्थिति जो है आर्थिक लाभ उसको हो, अपने आर्थिक लाभ के लिए। यहाँ पर 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए कि आर्थिक जितना हो सके उतना कमाए, जितना हो सके उतना कमाए अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए। अगला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना कब होती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है, तो ये कब होती है, तो 1920 में इसकी स्थापना होती है। और ऊपर आपने पढ़ा कि जो कॉमर्स वाला था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 में होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मिलाइएगा, यहाँ पर मिलाना है कि जूट उद्योग, जूट का क्या हो जाएगा, कहाँ पर क्या था, ये अब पूछ दिया है। जूट का आपको अभी तो हमने बताया कि बंगाल, कहाँ पे, बंगाल में। और ऊनी वस्त्र उद्योग था वो हो गया ऊपर, कहाँ, कश्मीर में। और जामदानी बुनाई ये कहाँ पर था, तो जामदानी होता था लखनऊ में। और लौह उद्योग तो जानते हैं कि जमशेदपुर में लगा, जो आप ये जमशेदपुर अब नाम पड़ गया, और साक्षी पहले इसका नाम था, साक्षी में लगाया गया, और अब जमशेदपुर के नाम से आप 1907 में लगता है। टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। और नील बगान उद्योग है, तो नील बगान उद्योग तो चंपारण फेमस हो गया था, आप जानते ही हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। और आप अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलिए अगले वीडियो में हमारे साथ अगला जो है अध्याय के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लीजिएगा। ठीक है।